और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ़ होंगे। चलिए धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लॉकडाउन से ऊपर हम लोग आ रहे हैं और अब तो अनलॉक वन का फेज़ धीरे धीरे काफ़ी एक्सपेंड भी हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि चीज़ें अभी उतनी अच्छी नहीं हुई हैं जितनी कि लॉकडाउन के पहले थी। यानी कोविड-19 का इम्पैक्ट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा और कोरोना के साथ ही हम लोग को आगे बढ़ना होगा। तो अब जहाँ तक कोचिंग की बात है, इंस्टीट्यूशन की बात है, तो अभी तो कोई ऐसी बात समझ में आती नहीं है कि कोचिंग आगे खुलेंगी या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आगे बढ़ रहे हैं लगातार और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 जून से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 21 जून से जिन लोगों ने कर्तव्य आईएएस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वे सभी लोग लाइव होंगे। उन सभी लोगों को लिंक जाएगा, वे सभी लोग आराम से आकर के मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, दो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के बीच, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला दो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के बीच, उसे हम आज क्लियर कर देना चाहते हैं। पहला कन्फ्यूज़न तो ये है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वे बार बार पूछ रहे हैं क्या हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मैं बता दूं उन सभी स्टूडेंट्स को जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं, दिल्ली में पढ़ चुके हैं या इलाहाबाद में पढ़ चुके हैं या किसी और सेंटर में हमसे पढ़ चुके हैं, वे सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। जब तक वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन हमसे पढ़ने का इच्छुक है और हम उनकी इंक्वायरी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले सभी लोग जो कर्तव्य आईएएस की ब्रांच में, चाहे वो इलाहाबाद के 2 सेंटर्स में पढ़ रहे होंगे या दिल्ली के सेंटर्स में पढ़ रहे होंगे, उन सभी लोगों से ये आग्रह है कि वे सभी लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कर्तव्य आईएएस के पेज पर दिया हुआ है, लिंक पे जा कर के उसे फिलअप कर दें। वो निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क उसमें नहीं रखा गया है। तो आप उस फॉर्म को जा कर के आसानी से भर सकते हैं और जिस कोर्स में आपको पढ़ना है, जिस कोर्स आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसे आप वहाँ पर भर दीजिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वे बार पूछ रहे हैं सर हम लोग किस प्रकार से आपसे जुड़ेंगे या हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा या किस प्रकार से हम आगे की क्लासेस आपकी ले पाएंगे। तो उनके कन्फ्यूज़न को भी हम दूर करते हुए बताना चाह रहे हैं कि ठीक 21 तारीख से पहले हम आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर भेज देंगे। यानी जितने भी लोगों ने इंक्वायरी लिया होगा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उन सभी को हम अपना फ़ीस स्ट्रक्चर भेज देंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स का अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और न्यू स्टूडेंट्स का अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की बातें। अब आज की वीडियो किस मुद्दे पर है इसको भी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर के कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। हालांकि इसके पहले मैंने यूपीएससी के पैटर्न और डिज़ाइन पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कर्तव्य आईएएस के चैनल पर, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी जो जीएस थर्ड पेपर में है उस पर भी और जीएस थर्ड पेपर के रिमेनिंग पोर्शन पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि सर आप जीएस थर्ड पेपर के माइक्रोस्कोपिक व्यू को भी डिस्कस कर दीजिए और मेरा भी अपना मानना है कि 21 तारीख से आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले बेहतर होगा कि आप जीएस थर्ड पेपर के कंप्लीट सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग्स को बेहतर कर लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीएस थर्ड पेपर में किस प्रकार से यूपीएससी ने अपने सिलेबस को इन्वॉल्व किया है और उसी को फॉलो अप किया है पीसीएस ने भी। ये डिस्कशन 2 पार्ट में होगा। तो आज का जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि यूपीएससी ने जीएस थर्ड पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स रखे हैं, सवाल लगातार उन टॉपिक्स से कैसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए और थॉरोली पढ़ना चाहिए। और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे पिछले 7-8 वर्षों के जीएस थर्ड पेपर के क्वेश्चंस। यानी यूपीएससी ने, आईएएस ने अपनी मुख्य परीक्षा में जीएस थर्ड पेपर में जितने सवाल पूछे हैं अब तक उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन पर हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे और उसका एक कंप्लीट एनालिसिस होगा। तो ये जो वीडियो है आप 2 फेज़ में देख सकते हैं। तो पहला जो फेज़ होगा उसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जीएस थर्ड कंप्लीट पेपर की
यानी GS थर्ड कंप्लीट पेपर सिलेबस की, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे GS थर्ड पेपर से पूछे गए सवालों की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग GS थर्ड पेपर के पैटर्न और डिज़ाइन की। एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को IAS का कंप्लीट पैटर्न और डिज़ाइन देखना है, या जिन लोगों को IAS की परीक्षा की तैयारी शुरू करना है, वो कर्तव्य IAS के YouTube चैनल पर जा कर के IAS पैटर्न एंड डिज़ाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो GS थर्ड पेपर कंप्लीट सिलेबस की। तो आइए देखते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग थोड़ा सा UPSC पैटर्न को लेके कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग UPSC पैटर्न को लेके कर लेते हैं। थोड़े से समय में हम समझ लेंगे, हालांकि डिटेल में हमने पहले समझाया हुआ है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। लिखा है UPSC मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड, यानी हम लोग जनरल स्टडी पेपर थर्ड की बात करने जा रहे हैं और उसके सिलेबस और स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेंस की बात कर लेते हैं कि द UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 days। यानी ये भी बात समझ लीजिए कि IAS मुख्य परीक्षा जो लेता है वो 5 दिनों तक लेता है। आउट ऑफ दीज द फर्स्ट 2 पेपर्स इन IAS एग्जाम English compulsory and Indian language are qualifying candidates have to secure at least 25% marks in these two to be eligible for merit ranking based on the rest of the UPSC mains papers and the interview। ध्यान से इस बात को समझिए, जहाँ जहाँ पर हमने मार्क किया है उसको समझिए कि पेपर थर्ड का सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है। उसके पहले आप ये समझिए कि जो UPSC यानी IAS जो मुख्य परीक्षा लेता है उसमें टोटल 9 पेपर होगा और ये 9 पेपर 5 दिन तक चलेगा, और इस 9 पेपर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है जिसमें अंग्रेजी और कोई भी इंडियन लैंग्वेज इस नेचर का होगा कि आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर एट 25% मार्क्स। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर क्वालिफाइंग पेपर में कम से कम कितना नंबर लाना होगा, तो यहाँ पर आपको अगर 300 नंबर का होता है तो 300 नंबर में आपको 75 नंबर लाने होंगे, यानी 75 मार्क्स आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, और तब आप इंग्लिश और कोई भी इंडियन लैंग्वेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग 7 पेपर हैं और इंटरव्यू, तो 7 पेपर इंटरव्यू के बेस पर आपकी रैंकिंग तैयार होती है, यानी फाइनल रिजल्ट उन 7 पेपर्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर तैयार होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्वालिफाइंग पेपर में कम से कम 75 नंबर तो अवश्य लाने होंगे। अगर आप ये 75 नंबर लाने में असफल रहते हैं तो फिर आगे के पेपर आपके चेक नहीं होंगे। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन की बात करेंगे तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है यानी प्रारंभिक परीक्षा, अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होता है। पहले चरण में प्रारंभिक, दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू, यानी जो तीसरा चरण है ये आपका इंटरव्यू का है। तो ये भी देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कितना पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडी, जिसको हम लोग GS फर्स्ट पेपर कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग GS सेकेंड पेपर कहते हैं। यानी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 2 पेपर देना होगा, GS फर्स्ट पेपर और GS सेकेंड पेपर। GS फर्स्ट पेपर में आपको GS के सारे सेगमेंट्स पढ़ने होते हैं, जबकि GS सेकेंड पेपर को हम लोग CSAT या एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया पेपर A, 1 ऑफ द 22 इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कोई भी एक भाषा आप भारतीय भाषा में से चुन सकते हैं, और दूसरा पेपर हो गया इंग्लिश, यानी इंग्लिश कंपलसरी, जिससे सबको क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद जो पेपर है यहाँ से काउंट किया जाएगा, यानी यहाँ से आपकी मेरिट बनना शुरू हो जाती है, जिसमें पहला पेपर एस्से का होगा, दूसरा पेपर GS फर्स्ट होगा, तीसरा GS सेकंड होगा, चौथा GS थर्ड होगा
5वां GS फोर्थ होगा, और जो 6वां पेपर है वो ऑप्शनल का होगा, यानी आप कोई भी विषय जो वैकल्पिक रूप में चुनते हैं उसके 2 पेपर होंगे, जो कि 250 नंबर के होंगे, यानी 500 नंबर के। ये सारा डिटेल डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि GS फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ाया जाएगा। GS ये सारा वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि GS फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, GS सेकंड में क्या पढ़ना है। और आज हम लोग GS थर्ड की एक माइक्रोस्कोपिक व्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी GS थर्ड का सिलेबस क्या है, क्लासेस कैसे चलेंगी, क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ये सारा डिस्कशन आज के वीडियो में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साफ साफ लिखा है द UPSC सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ थर्ड। तो हम लोग यहाँ पर जनरल स्टडी थर्ड की बात कर रहे हैं, यानी हमें GS थर्ड पेपर की ही बात करनी है। तो उसमें इतने टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं अभी, जिसमें टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो इकोलॉजी भी इसी में शामिल है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सिक्योरिटीज़ यानी आंतरिक सुरक्षा, जिसे हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये भी देखा गया है कि सिक्योरिटी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी सवाल पूछे गए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछा गया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि GS थर्ड के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। वो लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेना है या टेक्नोलॉजी पढ़ लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सिलेबस को समझिए, और सिलेबस को समझते हुए ही आप कोई भी मैगज़ीन पढ़िए। जैसे बहुत बार स्टूडेंट पूछता है सर हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, तो हम उनसे बार बार कहते हैं कि आप अगर सिलेबस को ध्यान में रखेंगे तो आप जो भी करंट न्यूज़ पढ़ेंगे या कोई भी अफेयर्स को चेक कर रहे होंगे तो वहाँ से आप इन सबको लिंक कर सकते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा या भारत की आंतरिक सुरक्षा, साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो साफ साफ लिखा है दी मेजर फीचर्स ऑफ द जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड इन मेंस एग्ज़ाम आर, यानी अगर हम इसके मेजर फीचर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए। तो लिखा है मेजर फीचर्स, तो हम जो UPSC ने लिखा है हम उसी की बात करने जा रहे हैं। UPSC ने जैसे लिखा है अपने नोटिफिकेशन में वही बातें हम आप यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा है देयर 20 क्वेश्चंस प्रिंटेड, यानी GS थर्ड में आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, और वो प्रिंटेड जो होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, और जिस लैंग्वेज को आपने पहले ही ऑप्ट किया होगा उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा। साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर 10 मार्क्स। तो पहले जो 10 सवाल होंगे वो 10 नंबरों के होते हैं और उनकी शब्द सीमा 150 होती है, यानी पहले 10 नंबर के सवाल 150 शब्दों के होंगे, और फिर आखिरी के जो 10 क्वेश्चन होंगे उनकी शब्द सीमा 250 शब्दों की होगी, यानी 250 शब्दों का 10 सवाल और 150 शब्दों का 10 सवाल। 150 शब्दों की जो 10 सवाल होंगे वो 10 नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर हो गया। 250 शब्दों के जो 10 सवाल होंगे वो 15 नंबर के होंगे, तो 150 नंबर हो गया। दोनों को मिला देंगे तो 250 नंबर हो गया। इस तरीके के GS थर्ड का पैटर्न है। तो आगे देखते हैं कि पेपर किस तरीके से डिवाइडेड है, यानी जो GS थर्ड का सिलेबस है उसमें कौन से सेगमेंट पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, कौन से सेगमेंट से कम सवाल आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों के पेपर का एनालिसिस किया जाए तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, यानी एक स्पेशल एम्फेसिस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और पिछले 3-4 वर्षों में देखा गया है कि 250 नंबर में 140 नंबर, 150 नंबर, और कभी कभी देखा गया है कि 160 नंबर तक के सवाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे गए हैं। यानी कहीं ना कहीं से GS थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी को थॉरोली पढ़ना होगा और इसके हर बिंदु को समझते हुए कॉन्सेप्चुअली एनरिच होना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS सेकेंड से। तो GS थर्ड के बारे में एक बात कही जाती है कि GS थर्ड काफ़ी एक्सपेंडेड सिलेबस है,
यानी GS थर्ड में अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर GS फर्स्ट का भी रोल आ जाता है, GS सेकंड का भी रोल आ जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो GS फर्स्ट में हैं, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें तो GS फर्स्ट के टॉपिक को भी यहाँ पढ़ना होगा, और GS सेकंड यानी अगर सोशल जस्टिस की बात करें या सोशल इश्यूज़ की बात करें उसको भी यहाँ पर हमें लिंक करना होगा। इसलिए GS थर्ड का जो अप्रोच होना चाहिए वो बहुत इंटरलिंक्ड होना चाहिए। आप इंटरडिसिप्लिनरी वे में ही अगर पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अब चूँकि UPSC ने जो सवाल पूछे हैं वो प्योरली या इंडिविजुअली किसी एक विषय को लेकर नहीं पूछे हैं, यानी जब आप GS थर्ड पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं या GS थर्ड पेपर के क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो आपको GS फर्स्ट GS सेकंड की भी समझ होनी चाहिए, इसलिए पेपर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी जो हमने लिखा है कि GS सेकंड आल्सो द क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट मे हैव सम ओवरलैप विद ज्योग्राफी नॉलेज required for GS first and economic development and biodiversity from GS second itself. Due to this, analyzing each questions and writing to the point answers within the word limit, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें आंसर राइटिंग करते समय अपनी शब्द सीमा का भी ख्याल रखना होगा। The questions related to security and disaster management are mostly asked in the second half of the paper, so it is important to brush up on topic related to internal security and disaster management as well as new age topics like cyber crime। तो जैसे कि पहले एक बताया गया कि जो फर्स्ट हाफ होगा यानी पहला 10 क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा रिलेट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जो सेकंड हाफ होगा यानी जो अंतिम के 10 क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा रिलेट करेंगे आपके करंट इकोनॉमी से या करंट अफेयर्स से या आपके सोशल इश्यूज़ से, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, या जो अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं साइबर को लेकर के, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, इन सब को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेबस ऑफ मेंस जनरल स्टडी पेपर थर्ड फॉर IAS की बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इंट्रोड्यूस किए हैं UPSC ने, उसका एक कैटेगराइजेशन बनाया है। और आप पहले इंडियन इकोनॉमी को देखें, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होता है, और ये सिलेबस उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके से UPSC ने डिज़ाइन किया है। हाँ, UPSC ने अपने मेंस में जो यानी IAS में मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस दिया है उसी को हमने यहाँ पर अपने तरीके से कैटेगराइज कर लिया है। तो इसको हम सेगमेंट वाइज चीज़ों को समझेंगे। पहले इंडियन इकोनॉमी की बातों को समझ लेते हैं, फिर टेक्नोलॉजी की बातों को समझ लेते हैं, फिर एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सारा हम लोग आज समझ लेंगे। और आपको पॉइंट टू पॉइंट ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें किस पोर्शन में कितना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में मेंशन है। कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते हम सिलेबस के बियॉन्ड चले जाते हैं, वो काम नहीं करना है, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ही पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी, अगर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इश्यूज़ रिलेटेड प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एक तो ये लिखा हुआ है साफ साफ। और फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग और रिलेटेड, बजटिंग, और बजटिंग में हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग की बात करेंगे यानी सरकारी बजट। अगर आप पिछले कुछ वर्षों का पेपर उठा करके देखेंगे मेंस का, तो सवाल जो ग्रोथ से पूछे गए हैं, जिसमें हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की बात करेंगे आगे चल के अपने क्लासेस में, कि जॉबलेस ग्रोथ से खूब सवाल पूछा गया। टाइप्स ऑफ ग्रोथ से भी सवाल पूछे गए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के नेचर की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत पूछी गई है। तो इस तरीके से हमें ये सारा टॉपिक लिंक करके पढ़ना होगा। और इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग, तो प्लानिंग को लेकर के जो मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं उनसे भी सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान समझ लीजिए कि हमें इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में। और आगे देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में और कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। बजट का टॉपिक भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बजट से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है, बजट से काफ़ी सवाल पूछा जाता है। आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ये सारे इश्यूज़ हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है बजट, सरकारी बजट। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रतिवर्ष सरकार अपना बजट लाती है और उस बजट से सवाल बहुत पूछे जाते हैं।
अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों का पेपर, तो प्रतिवर्ष बजट से सवाल पूछता है, यानी बजट के नेचर सवाल पूछ लेगा। बजट में कोई नया अलोकेशन हो रहा होता है या कोई नई मदें शामिल की जाती हैं, नया आवंटन होता है, उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। यानी बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत गहनता से पढ़ना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो जो मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, यानी यहाँ से मेंस का टॉपिक में आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। यहीं से हमारा कृषि का भी टॉपिक शुरू हो जाता है। और कृषि के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कृषि तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन कृषि के टॉपिक्स में जहाँ जहाँ सवाल पूछे गए हैं, जिस नेचर सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सिंचाई के तरीके हैं, भिन्न भिन्न तरीके की खेती होती है, उससे सवाल पूछा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, तो भारत में विभिन्न प्रकार की सिंचाई तकनीकें और उसके स्टोरेज की प्रथाएं क्या हैं या स्टोरेज का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, इससे भी सवाल पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ई टेक्नोलॉजी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ई टेक्नोलॉजी। लगातार कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सहारे से काफ़ी काम किया जा रहा है, जैसे कृषि क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेक्टर, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें जो बिंदु लिखे हुए हैं उन्हीं बिंदुओं पर आगे बढ़ करके काम करना होगा। ये भी एग्रीकल्चर का टॉपिक है। सब्सिडीज यानी सहायिकाएं, सरकार जो सब्सिडीज देती है उसकी बात है। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर हम लोग कृषि के सहारे से किस प्रकार से भारत में गरीबी उन्मूलन को हम ला सकते हैं उसकी बात करेंगे। और साथ साथ जो कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी है, इससे भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो इस सेक्शन में क्या पढ़ना है, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी, लगातार चर्चा रहती है कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायिकाएं किस प्रकार से बेनिफिशियरी हैं, और इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, जो विवाद हैं, उसको भी लेकर सवाल पूछा गया है। जैसे WTO के द्वारा AOA लाया गया, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इस पर भी काफ़ी सवाल UPSC ने पूछे हैं। दूसरा टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP की बात करेंगे, और जो कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार MSP को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, और MSP को लेकर के UPSC ने सवाल पूछे भी हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS प्रणाली, PDS की हम लोग बात करेंगे, और PDS में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य की बात करेंगे। फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्प, यानी जो बदलाव ला सकते हैं उन बदलावों की भी हम लोग बात करेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक्स, तो यहाँ पहले जाना जरूरी है बफर स्टॉक क्या है। वास्तव में बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब सरकार आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अनाज को स्टोरेज में रखती है ताकि आपातकाल में से हम रिलीज़ कर सकें। तो बफर स्टॉक का भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार न्यूज़ मैगजीन में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की कमी नहीं है, खाद्यान्न सुरक्षा की कमी है। तो अगर हम बफर स्टॉक को बेहतर कर सकें तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन इतना सुरक्षित हो सकेगा कि हमें दूसरे देशों से चीज़ों को आयात करना नहीं पड़ेगा। तो इससे भी ये टॉपिक लगातार चर्चा में रहता है। एंड फूड सिक्योरिटी का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी पर एक्ट भी लाया गया है और फूड सिक्योरिटी से संबंधित मिशन भी चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM की बात करेंगे, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA की बात करेंगे। दोनों के यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी मिशन की बात करेंगे तो कैसे हम टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय कृषि को बेहतर कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको हम कह सकते हैं पशुपालन अर्थशास्त्र। पशुपालन अर्थशास्त्र, इसको भी यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पशुपालन अर्थशास्त्र किस तरीके से अब भारतीय कृषि के लिए रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है
कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या जो ग्रामीण जनसंख्या है, अब खेती करने के बजाय पशुपालन अर्थशास्त्र की तरफ आ रही है, यानी वो डेयरी इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, वानिकी की तरफ जा रही है, फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट ले रही है, कुक्कुट पालन कर रही है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन खेती के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पशुपालन अर्थशास्त्र के जरिए भारतीय कृषि किस तरीके से अपने सर्वाइवल स्टेज में है। हम लोग अगर अगले टॉपिक की बात करें तो ये भी एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये भी एग्रीकल्चर का टॉपिक है, यानी फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसमें भी उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ से सवाल पूछे गए हैं या यूपीएससी ने जहाँ से लगातार सवाल पूछा हुआ है। तो अगर हम इसके स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को ध्यान से पढ़ें, इसके लोकेशंस को पढ़ें, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जरिए हम किस प्रकार से फूड सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं, भारत में किस प्रकार से खेती से हुए उत्पादन को पूरे देश में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो पूर्ति प्रबंधन श्रृंखला है यानी एससीएम सप्लाई चेन, या हम कह सकते हैं जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, उसका हम समायोजन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लैंड रिफॉर्म्स। ये भी एग्रीकल्चर का टॉपिक है। और पिछले कुछ वर्षों में लगातार आईएएस में भूमि सुधार से काफ़ी सवाल पूछा गया है। तो भूमि सुधार में हमें पढ़ना है भारत का भूमि सुधार, और जब भारत का भूमि सुधार पढ़ेंगे तो उसमें हम जमींदारी प्रणाली पढ़ेंगे, रैयतवारी पढ़ेंगे और महालवारी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम भूमि सुधार में 3 प्रणालियों की बात करेंगे, जमींदारी प्रणाली, रैयतवारी प्रणाली और महालवारी प्रणाली, और देखेंगे कि किस प्रकार से इनका उन्मूलन हुआ है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने किसानों का उतना शोषण नहीं किया जितना कि भारत के ज़मींदारों ने किया। यानी भारत में ज़मींदारी प्रणाली ने भारतीय किसानों का खूब दोहन किया, क्योंकि ये ज़मींदार भारत के किसानों और जो अंग्रेजी सरकार थी उनके बीच बिचौलिया काम करते थे। यानी हम लोग बिचौलियों के उन्मूलन की बात करें तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार सवाल यहाँ से भी पूछा जा रहा है। लिबरलाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में है। 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी आप ये बात समझिए कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको इन शॉर्ट LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहीं से भारत में नए आर्थिक संकट की शुरुआत होती है और यहीं से भारत की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति भी तैयार होती है। तो ये डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का क्या प्रभाव है, सीधा सवाल पूछा गया है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत में औद्योगिक नीति में जो बदलाव है उससे भी सवाल पूछा गया है। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और यह भी देखेंगे जो बदलाव हुए उसका प्रभाव क्या हुआ है, या भारत में जो नई औद्योगिक नीतियाँ आई क्या उससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ सकी या उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो हम लोग दोनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर
अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। इस आधारभूत संरचना से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, और इन सब के हम लोग पॉलिसीज पढ़ेंगे, प्लस इनके करंट इश्यूज यहां से लिंक करेंगे। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और निवेश के अंतर्गत हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स सच एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी हम यहाँ पर PPP साथ साथ BOT इस मॉडल को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि सबको पता होना चाहिए कि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसी के साथ PPP मॉडल भी आ गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कई तरीके के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को भी अपनाया। और ये भी जान लेना जरूरी है कि उसी समय से हमने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी अपनाई, यानी नई विनिवेश नीति। तो देखेंगे जब डिस्कस करेंगे चैप्टर में कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी के बाद एक नया सेक्शन शुरू होगा GS थर्ड में, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपने ध्यान समझ लिया होगा कि हमें इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं। इंडियन इकोनॉमी के उन पोर्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे मेंस के लिए। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि IAS की मुख्य परीक्षा में GS थर्ड पेपर को कैसे पढ़ा जाए और किन टॉपिक्स को पढ़ा जाए। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, और वो है साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें क्या पढ़ना होगा और कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से आगे बढ़ा है, एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एवरीडे लाइफ, और हम ये भी देखेंगे कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, यानी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन एवरीडे लाइफ हमारे दैनिक जीवन में इन सभी वैज्ञानिक गतिविधियों के विकास का प्रभाव क्या रहा है, इसको भी हम देखेंगे। इनके एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, काफ़ी सवाल एप्लीकेशंस को भी लेकर के हैं। इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन एवरीडे लाइफ, उनके प्रभाव को भी देखेंगे। तो एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्लासेस में। इससे भी काफ़ी सवाल पूछा गया है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भारत के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, जिसमें हमें पढ़ना होगा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली। दो तरीके के सवाल साइंस टेक्नोलॉजी से जरूर पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि भारत के भीतर जो जो नई स्वदेशी तकनीकें विकसित हो रही हैं उसको लेकर के, और दूसरा ये कि भारत में वैज्ञानिकों के द्वारा, या फिर आप ये कह सकते हैं जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग अगर लॉन्च व्हीकल की बात कर लें, PSLV की बात कर लें, सैटेलाइट्स की बात कर लें, तो उन सबसे सवाल लगातार पूछा जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो पोर्शंस हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखा जाए तो विज्ञान से सवाल पूछे ही नहीं जाते मुख्य परीक्षा में, पूछे से प्रौद्योगिकी से जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक मेंस की तैयारी करेंगे, जिसमें हम लोग साइंस की बात तो थोड़ी सी कम करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात ज़्यादा करेंगे। मैं बार बार ये बात समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप प्रौद्योगिकी के पोर्शन को पढ़ें और साइंस के पोर्शन को प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। जैसा कि IAS के प्रीलिम्स में या PCS के प्रीलिम्स में दोनों में ही साइंस का पोर्शन पूछता है, लेकिन जैसे ही हम लोग मेंस की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही हमें टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसका डिस्कशन हम लोग क्लास में डिटेल में करेंगे। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो जनरल अवेयरनेस एक बड़ा इशू है GS थर्ड पेपर में, जिसको ज़्यादातर लोग साइंस का पोर्शन समझते हैं, लेकिन वास्तव में एक अलग सेगमेंट है जिसमें हम IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, अंतरिक्ष की बात करेंगे,
कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड दीज फील्ड्स। तो देखा जाए ये सब पूरा पोर्शन हमारे करंट इश्यूज का है। तो जब हम लोग करंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन सारे पोर्शन को ऐड कर लेंगे, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला जो सेगमेंट है वो है एनवायरनमेंट का, यानी पर्यावरण। तो पर्यावरण में हमें क्या क्या पढ़ना होगा इसको भी ध्यान से देख लीजिए। कंजर्वेशन, संरक्षण, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे होने वाली क्षतियाँ या जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और इनके आकलन पर या इनके आकलन से जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उनको भी हमें डिस्कस करना होगा। यानी ये बात ध्यानपूर्वक समझिए, और इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि हमें किसी भी सेगमेंट के कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसका भी एक लिंक है एनवायरनमेंट से। तो इसमें हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें करंट इशू ही लेके चलना होगा, यानी हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे हाल फिलहाल में निसर्ग चक्रवात है वो पूछा जा सकता है, अम्फान साइक्लोन वो पूछा जा सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के भीतर। हालांकि जो सवाल पूछे गए हैं फिलहाल देश के भीतर आए हुई आपदाओं के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो हमें देश के भीतर जो आपदा है उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसका एक अलग सेगमेंट होगा, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में जैसे लगातार चर्चा चली रही है सुरक्षा को लेकर के, भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद आप देख ही रहे हैं। भारत नेपाल सीमा विवादित है, भारत पाकिस्तान तो बहुत पहले से विवादित है, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, यानी इस तरीके से जो भारत के जो चारों तरफ की स्थलीय सीमाएं हैं या जो भारत से लगी हुई जलीय सीमाएं हैं उन सब से काफ़ी सवाल बनते हैं। और ये मान के चलिए कि आपको प्रतिवर्ष 1 से 2 सवाल तो आंतरिक सुरक्षा से मिलने ही मिलने हैं। तो अगर इस पर अच्छी पकड़ बनाई जाए और इनको डिटेल में समझा जाए कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछ सकते हैं तो हम लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं या हमें अच्छा मार्क्स मिल जाएगा जीएस थर्ड पेपर में। तो जो टॉपिक सब टॉपिक्स के फ्रेम में है उसको समझ करके हमें उसी पर अच्छी स्टडी करनी होगी। तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड रोल ऑफ द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी। तो आंतरिक सुरक्षा के इन टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे कि आगे हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, जैसा कि यूपीएससी सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है। तो अगला टॉपिक अगर इसमें देखेंगे तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशंस नेटवर्क, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जैसा कि बार बार ये बात होती है कि हमें बाह्य सुरक्षा से शायद उतना खतरा नहीं, इतना आंतरिक सुरक्षा से है। यानी हम देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से हमारी लीक हो रही है और हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क में कहाँ कमी है, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका है या जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो किस तरीके से भारत को दूसरे देशों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है। और वर्तमान में तो मीडिया को लेकर काफ़ी बातें चल भी रही हैं, तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स क्या हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, धन शोधन। तो देश के भीतर जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में किया जाता है या ब्लैक मनी को हम किसी जहां इन्वेस्ट करके उसे वाइट कर लेते हैं, ये भी बहुत मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। और इसके रोकथाम पर काफ़ी अधिनियम भी बनाए गए हैं, काफ़ी कानून भी बना है, काफ़ी एक्ट है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे हमें वही प्रिवेंशन एक्ट पढ़ने होंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में हैं और उन्हीं से हम अपने प्रश्नों को हल कर सकेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, हम देखेंगे कि सीमा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से हमें सुरक्षा को लेकर के चुनौतियां मिल रही हैं। लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टूरिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। तो एक तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आतंकवाद के साथ या क्राइम विद टेररिज्म हम एक लिंक देखेंगे। तो भारत में जो क्राइम के लिए या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संगठन बनाए गए हैं उनके साथ किस प्रकार से सुरक्षा का जुड़ाव है,
और हम विभिन्न प्रकार के भारत में सुरक्षा बलों की बात करेंगे, जैसे बीएसएफ की बात करेंगे, या हम विभिन्न प्रकार के सीमा सशस्त्र या एसएसबी की बात करेंगे, ये सारे जो फोर्सेस हैं उन पर और उनके जो मैंडेट हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और सवाल इनसे पूछे जाएंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी की एक कम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए कि अगर इनसे कहीं भी सवाल पूछा जाए तो आप आराम से कर सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कन्वेंशनल तो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ लिया, लेकिन आप सिक्योरिटी को लिंक करके या इकोनॉमी वाले सिक्योरिटी को लिंक करके आप नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इंटरनल सिक्योरिटी को आप विद करंट लिंक करके आगे बढ़ेंगे तो आप जीएस थर्ड पेपर के पोर्शन को अच्छा कर सकेंगे। मेरा अपना मानना है कि जीएस थर्ड पेपर को अगर टेक्निकली साउंड होकर के पढ़ा जाएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स उठा के देखिएगा, अगर वो टॉपर्स हैं या टॉप 10 में हैं तो उनके जीएस थर्ड पेपर के मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप जीएस थर्ड पेपर के कंप्लीट सिलेबस को समझ चुके होंगे और ये भी जान चुके होंगे हमें क्या क्या पोर्शंस पढ़ना है। उसको आप अच्छे से एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई करते समय इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होनी चाहिए, बियॉन्ड द सिलेबस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि आप अर्थशास्त्र को ना पढ़ें, अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप सामान्य अर्थशास्त्र को ज़रूर समझ सकें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ और कॉन्सेप्चुअली एनरिच होते हुए आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी और आज आपको जीएस थर्ड का कंप्लीट सिलेबस भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको ले लीजिए कि 21 जून को हम लोग लाइव होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म रजिस्टर्ड कर दिया है उन सभी लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये जो वीडियो आज है ये जीएस थर्ड पेपर यानी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस थर्ड पेपर का कंप्लीट सिलेबस अंडरस्टैंडिंग्स है। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग जीएस थर्ड पेपर में पूछे गए सवालों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और वहीं पर समझेंगे कि आपका ड्राफ्टिंग कैसा होगा, यानी उत्तर लिखते समय आप किस प्रकार से उत्तर लिख सकेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम लोग वर्ड लिमिट्स पर भी चर्चा करेंगे कि जब 1.5 शब्दों में पूछता है तो हमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जब 2.5 शब्दों में पूछता है तो हमें किस तरीके से। ड्राफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करें या ड्राफ्ट करें। और एक बात और कि सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हों या नए स्टूडेंट्स हों, वो सभी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। चलिए, उम्मीद है सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए, जब तक लॉकडाउन पार्शियली चल रहा है, घरों में रहिए, सेफ़ रहिए और दूसरों को भी सेफ़ रहने की नसीहत देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।